दोस्तों जरा एक सेकंड रुको और सोचो, क्या हो अगर तुम्हारी जवानी कोई तुमसे खरीद ले और तुम रातों रात बूढ़े हो जाओ। पागलपन लगता है ना। लेकिन आज जो फिल्म मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें यही होता है। चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हमारा सामना होता है एक एआई कंपनी से। भाई ये एआई कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये पूरी दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी है जो इंसान की उम्र के साथ खिलवाड़ कर सकती है। बूढ़े को जवान बना दे और जवान को बच्चा बना दे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि एक इंसान की उम्र शरीर से बाहर निकालो और दूसरे इंसान में डाल दो, बस हो गया काम। सुनने में तो लगता है कि वाह भाई वाह क्या बात है, लेकिन भाई इसकी असलियत जानेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब कैमरा घूमता है और हम पहुंचते हैं मैक्स के पास। ये भाई साहब एक गरीब फैमिली के घर गए हुए हैं। उस घर में 20 साल का एक लड़का रहता है और मैक्स उसे बड़ी चालाकी से पटा रहा है कि भाई तू अपनी जिंदगी के 15 साल हमें दे दे, बदले में इतना पैसा मिलेगा कि ये टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर तू पूरी फैमिली के साथ नई जिंदगी जी सकेगा। मैक्स इतना अच्छा बोलता है, इतने सपने दिखाता है कि बेचारा लड़का फॉर्म पर साइन कर ही देता है। बस मैक्स की एक डील पक्की हो जाती है। अगली सुबह जब मैक्स एआई के ऑफिस पहुंचता है तो बाहर पूरा हंगामा मचा हुआ है। लोग नारे लगा रहे हैं, तख्तियां उठाए हुए हैं। सबका कहना है कि ये कंपनी गरीबों का शोषण करती है, उनकी उम्र जबरदस्ती छीनती है। मगर अंदर का माहौल बिल्कुल उल्टा है। वहां जश्न का माहौल होता है, पार्टी हो रही होती है और मैक्स को डोनेशन ऑफ द ईयर का खिताब मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा लोगों को उम्र बेचने के लिए राजी करने वाला सिर्फ इकलौता मैक्स होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर सोफी थेसन की एंट्री होती है। ये मैडम एआई कंपनी की बड़ी वाली बॉस है, सीईओ। सोफी भी मैक्स की पीठ थपथपाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारी वजह से तो हमारा धंधा चल रहा है। भाई एवन कंपनी की सर्विस लेने वाले कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। वो लोग जो दूसरों की उम्र लेकर खुद जवान बन चुके थे। मगर इन लोगों के बीच एक ऐसा शख्स घुसा हुआ था जिसकी नीयत बिल्कुल अलग थी। सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं और इसी बात का फायदा उठाकर उस शख्स ने सबको मौत के घाट उतार दिया। काम तमाम करने के बाद उसने दीवार पर एक निशान छोड़ा, एडमम ग्रुप का निशान। ये एक ऐसा गैंग है जो एवन को इस जमीन से मिटा देना चाहता है। इस घटना के बाद दो किरदार हमारे सामने आते हैं, ज्यूडस और मर्क्यूरी। दोनों सोफी के खास आदमी हैं। ज्यूडस नया नया जुड़ा है टीम में। सोफी इन दोनों को सख्त हिदायत देती है, इस गंदगी को फौरन साफ करो और मामला यहीं दब जाना चाहिए। कहानी अब मैक्स की जाती जिंदगी की तरफ मुड़ जाती है। ऑफिस से लौटकर हमें पता लगता है कि मैक्स अपनी बीवी अलीना के साथ रहता है। दोनों के बीच बड़ा प्यार है और दोनों मिलकर एक बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और इनके फ्यूचर के सुनहरे सपने हैं। बातचीत के बाद अलीना मैक्स को अपने मम्मी पापा के यहाँ ले जाती है। वहाँ अलीना के पिताजी साहब बोलते हैं कि ये एवन कंपनी वाले धोखेबाज हैं। चूंकि मैक्स वहीं काम करता है तो ससुर जी जोर देकर कहते हैं कि नौकरी छोड़ दो। मैक्स बोलता है मैं किसी पर जोर जबरदस्ती थोड़ी करता हूँ, लोग अपनी मर्जी से उम्र डोनेट कर देते हैं। बातचीत खत्म करके दोनों घर की तरफ निकलते हैं। मगर भाई जो नज़ारा इन्हें घर पहुँच कर दिखता है वो इनकी जिंदगी पलट देता है। उनका पूरा अपार्टमेंट धू धू कर जल रहा होता है। वहीं अपार्टमेंट जिसके लिए इन्होंने मोटा लोन लिया था, सब कुछ इनका खाक हो चुका था। घर में एक कील तक नहीं बची। मैक्स भागकर अपनी मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर बोलती है भाई आग बिजली की वायरिंग से नहीं मोमबत्ती से लगी है। ये लापरवाही की कैटेगरी में आता है, मतलब इंश्योरेंस से एक पैसा नहीं मिलेगा। और हाँ, अपार्टमेंट तो गया मगर लोन तो बाकी है। बैंक वाले तो तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे ही। बस अब एक रास्ता है, अपनी सिक्योरिटी यूज करो। मैक्स को इस सिक्योरिटी का कोई अंदाजा नहीं था। जब अलीना से पूछता है तो जवाब मिलता है। उससे सुनकर मैक्स का दिल ही डूब जाता है। अलीना बोलती है कि उसका डीएनए किसी इंसान से परफेक्ट मैच करता है। पॉलिसी के मुताबिक उसके पास दो रास्ते हैं, या तो पैसे भरो या अपनी जवानी के साल उस इंसान को दे दो। मैक्स के लिए ये बात हजम करना नामुमकिन था। वो सीधा सोफी के पास पहुंचता है और गिड़गिड़ाता है बस 2.5 मिलियन चाहिए, मेरी बीबी को बचा लो, काम करके पाई पाई लौटा दूंगा। सोफी ठंडे अंदाज में बोलती है कागजात भिजवा दो, देखती हूँ। और उसके बाद खामोशी। दिन बीतते गए, कोई जवाब नहीं आया और फिर वो काला दिन आ गया जिस दिन अलीना को अपनी उम्र दान करनी थी। मैक्स अपने मैनेजर को लेकर एवन कैंपस के पास पहुंचता है। वहां के लोग रोक देते हैं, आज डोनेशन हो रहा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। मगर मैक्स को अपनी बीवी से मिलना था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबको धक्का देकर अंदर दौड़ पड़ता है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे जमीन पर पटक देता है। तभी मरकरी वहां पर नमूदार होती है और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोलती है अगर जिंदा रहने का शौक है तो यहां से गायब हो जाओ, दोबारा दिखा तो खैर नहीं। भाई अगला सीन दिल चीर देने वाला है। अलीना एक चमचमाती लैब में लेटी हुई है। कुछ लोग आते हैं, उसके शरीर में उपकरण लगाते हैं, एक छोटा ऑपरेशन करते हैं और उसके शरीर से 40 वर्ष की उम्र खींच लेते हैं। 40 साल, बस ऐसे ही जैसे किसी ने खून निकाल लिया हो। काम हो जाने के बाद अलीना को छोड़ दिया जाता है। मैक्स उसे लेकर एक किराए का कमरा लेता है। मगर अब वक्त के साथ अलीना का जिस्म बदलने लगता है। बस 3 ही दिन तो गुजरे थे और वो लड़की जो कल तक जवान और खूबसूरत थी अब ऐसी लग रही थी जैसे 40 साल पार कर चुकी हो। 3 दिनों में 40 साल का सफर। मैक्स टूटा हुआ
दोबारा सोफी के दफ्तर पहुंचता है। सोफी को देखते ही बोलता है, मैंने तुमसे मदद मांगी थी लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। सोफी बिना पलक झपकाए बोलती है, अगर सांस लेते रहना चाहते हो तो अभी के अभी यहां से निकल जाओ। जिस कंपनी के लिए मैक्स ने दिन रात एक किया, उसी कंपनी ने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कि वो कोई टिश्यू पेपर हो। भारी मन से मैक्स घर लौटता है और बीबी से बोलता है, मेरी नज़र में तू आज भी उतनी ही हसीन है। मगर अलीना, उसकी आंखों में सिर्फ निराशा होती है। वो बोलती है, बंद करो ये ड्रामा, मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, तुम जवान हो, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे पीछे, जाओ यहाँ से। मैक्स मना करता रहता है मगर अलीना बार बार कहती है। आखिर थक कर मैक्स बाहर चला जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है, अलीना के पेट में ज़बरदस्त दर्द उठता है। मैक्स उसे उठाकर भागता हुआ हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं, वो सुनकर दोनों की धरती ही हिल जाती है। अलीना माँ बनने वाली होती है मगर बुढ़ापे वाला शरीर उस नन्ही सी जान को संभाल नहीं पाया और उसका मिसकैरेज हो गया। जो इंसान कल तक अपने बच्चे का नाम सोच रहा था, उसके सपने 3 दिनों में ही मिट्टी में मिल गए। हालत संभालने के बाद मैक्स अलीना को उसके घर छोड़ता है। अलीना बोलती है, अब यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ो, नई जिंदगी जियो, उम्र तुम्हारे पास है, मेरे चक्कर में बर्बाद मत करो अपनी जिंदगी। भाई, अब जो मैक्स के अंदर हो रहा था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फट चुका था। वो अब खामोश बैठने वाला इंसान नहीं रहा। उसने फैसला कर लिया, सोफी का सबक सिखाना है, बीबी की उम्र वापस लानी है। वो कुछ अंडरग्राउंड लोगों के पास जाता है, पैसे खिलाकर जाली पासपोर्ट बनवाता है, एक बंदूक हासिल करता है और A1 के दफ्तर के बाहर जाकर सोफी की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखने लगता है। अगली सुबह सोफी ऑफिस से निकलकर एक ऐसी जगह जाती है जहां दूर दूर तक सन्नाटा है। कार पार्क करके वो अकेले अंदर जाती है। मैक्स की जैसे लॉटरी लग गई। वो पिछले रास्ते से चुपचाप वहां पहुंचता है और सोफी को दबोच लेता है। मगर भाई, अब वो सोफी का चेहरा गौर से देखता है तो एक करंट सा लगता है। दरअसल ये चेहरा जवान है, मतलब यही वो इंसान है जिसने अलीना की उम्र अपने अंदर डलवाई। DNA इसी से मैच हुआ था। खैर, मैक्स उसे करंट का झटका देकर बेहोश करता है और घसीट कर अपनी गाड़ी में डालकर रफू चक्कर हो जाता है। जाने से पहले दीवार पर एडमम का निशान बना देता है ताकि सारा इल्जाम उन पर लग जाए। मैक्स अलीना को उठाता है, सोफी को भी साथ रखता है और एक गैराज पर पहुंचता है। अलीना जब सोफी को देखती है तो मैक्स बोलता है, यही है वो इंसान जिसने तेरी जिंदगी के साल छीन लिए। उधर सोफी के गायब होने के बाद मर्कुरी और जूडस जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। उस जगह पर एडमम का निशान बना मिलता है। पहला शक उन्हीं पर जाता है, मगर जब और तफ्तीश करते हैं तो पता लगता है कि पिछली गली से एक कार आई थी और उस कार का रजिस्ट्रेशन मैक्स के नाम पर है। भाई, मैक्स तो A1 का ही कर्मचारी है। उसकी लोकेशन निकालना बाएं हाथ का खेल था। लोकेशन मिलते ही जूडस अपने पूरे लश्कर के साथ उस जगह धमकता है, मगर वहां मिलती है सिर्फ खाली कार। मैक्स पहले से ही अपनी बीबी और सोफी को लेकर रफू चक्कर हो चुका था। जाली पासपोर्ट की बदौलत ये लोग सरहद पार करके बहुत दूर निकल रहे थे। मगर भाई, किस्मत को कुछ और मंजूर था। जहाज पर कोई तीसरा शख्स सेल्फी खींचता है और उसके पीछे मैक्स और सोफी की शक्लें साफ दिख जाती हैं। जूडस को जैसे ही इंटरनेट पर यह तस्वीर नजर आती है, खेल खत्म हो जाता है। लोकेशन और मंजिल दोनों चीजों का पता चल जाता है। मर्कुरी और जूडस पुलिस की पूरी फौज लेकर उस पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। जहाज से उतरने वाले हर शख्स की तस्वीर से मिलान हो रही होती है। मैक्स और अलीना ने अलग अलग गाड़ियों में बैठने की चालाकी दिखाई थी। सोफी को एक डिब्बे में बंद करके रखा गया था। खुदा खुदा करके पुलिस वाले सरसरी चेकिंग करके गाड़ियां गुजार देते हैं और ये लोग किसी तरह बॉर्डर पार करने में कामयाब हो जाते हैं। रात हो चुकी होती है और रुकना भी जरूरी था। भटकते भटकते इन्हें एक वीरान बंद पड़ा होटल मिलता है जिसमें शायद बरसों से कोई नहीं आया था। जब सोफी को डिब्बे से बाहर निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा बोलती है जो पूरी कहानी को उलट पुलट कर देती है। उसने कहा, तुमने गलत शख्स उठा लिया, मैं सोफी नहीं हूँ, मैं उसकी बेटी मैरी हूँ। माँ ने मुझे इसीलिए दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा था कि ठीक ये वाला दिन ना आ जाए। अलीना उलझन में है, सच बोल रही है ये या बहाना बना रही है, मगर मैक्स अड़ा हुआ है, ये झूठ है, ये सोफी ही है। अलीना की अंतरात्मा बोलती है, पर अगर सच में बेटी है तो बेकसूर को सजा देना कहाँ का इंसाफ होगा। मैरी मैक्स को यह भी बताती है कि वो खुद भी अपनी माँ के इन गंदे कामों से नफरत करती है, वो भी माँ के खिलाफ है। मेरी को फ्रेश होना था तो मैक्स उसे बाथरूम में ले जाता है, मगर भाई, मौका मिलते ही मेरी ने मैक्स पर हमला कर दिया। उसके हाथ से फोन छीना और सीधा जंगल की तरफ भाग खड़ी हुई। भागते भागते वो अपनी माँ को कॉल लगाती है। कॉल कनेक्ट भी हो जाता है, मगर तभी वो एक दलदल इलाके में जा फंसती है। फोन पानी में गिरता है और खुद डूबने लगती है। उसकी सांसें उखड़ रही होती हैं, शरीर नीचे जा रहा होता है, मगर अलीना वक्त रहते वहां पहुंच जाती है। एक मोटी डाल का सहारा देकर मैरी को बाहर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। उधर जूडस की नज़र उस कॉल पर पड़ती है जो मैरी ने लगाई थी। कॉल की लोकेशन ट्रैक की जाती है और बस अब इन लोगों को बिल्कुल सही पता लग चुका होता है कि मैरी कहां पर कैद है। मैक्स और एलिना बेफिक्र होकर सो रहे हैं और अचानक बंदूकें उनके मुंह पर तनी हुई हैं। उनके सामने खड़ी है मैंडी, इन हमलावरों की सरदार। भाई, ये लोग एडमम ग्रुप के निकले, इनका एक ही मकसद है A1 को जमीन में गाड़ देना। मैंडी, मैक्स, एलिना और मैरी तीनों को अपने कब्जे में ले लेती है। मैक्स मैंडी से बोलता है, भाई हमारा किसी से कोई
पंगा नहीं है, मुझे बस अपनी बीबी की चुराई हुई उम्र वापस चाहिए। मैंडी हंसती है और जो बताती है वो सुनकर मैक्स की रूह कांप जाती है। तुम बहुत भोले हो भाई, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में आग एक्सीडेंट थी? नहीं, सोफी ने जानबूझकर तुम्हारा घर जलवाया। वो बुढ़ापे से लड़ रही थी, उसे जवानी चाहिए थी और उसका डीएनए सिर्फ तुम्हारी बीबी अलीना से मैच करता था। उसने पूरा जाल बिछाया, तुम्हारा घर जलवाया, तुम्हें कर्ज में डुबोया ताकि अलीना मजबूरी में अपनी उम्र दान कर दे। और ये जो तुम्हारे सामने बैठी है ये सोफी नहीं, इसकी बेटी मैरी है। मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे सिर्फ सोफी चाहिए और वो जल्दी ही अपनी बेटी को बचाने खुद यहाँ आएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी तरह उसे होटल के अंदर ले जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। और भाई मैंडी का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। थोड़ी देर में सोफी अपनी पूरी आर्मी लेकर होटल के बाहर खड़ी हो जाती है। मैक्स बाहर निकलता है और ऐलान करता है, मैरी मेरी बीबी की गिरफ्त में है, जब तक मैं बाहर सही सलामत हूँ मैरी अंदर महफूज है। फिर उस सोफी को आमने सामने बात करने के लिए बुलाता है। सोफी सामने आती है और बोलती है, बोलो कितने पैसे चाहिए? करोड़ों दे दूंगी, बस मेरी बच्ची वापस कर दो। मैक्स साफ बोलता है, पैसों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, मेरी बीबी की उम्र वापस कर दो तो मैरी को खरोंच तक नहीं आएगी, वरना ये तेरी बेटी है। डीएनए भी मैच करता है, मैं इसकी जवानी निकाल कर अपनी बीबी में डाल दूंगा। सोफी को घुटने टेकने पड़ते हैं, सारी शर्तें मान ली जाती हैं, बस एक बार बेटी का चेहरा देखना चाहती है। तो मैक्स के साथ वो अकेले अंदर जाने को तैयार हो जाती है, मगर मर्करी को अंदेशा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। वो सोफी को रोकने की कोशिश करता है और ठीक उसी पल जुडस अपनी बंदूक उठाता है और सोफी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। और वो रुकता ही नहीं जब तक सोफी जमीन पर ना गिर जाए। भाई सबसे बड़ा धमाका यहीं पर होता है। जुडस शुरू से ही एडमम ग्रुप का आदमी था, सोफी के पास जासूस बनकर घुसा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था और आज उसे ये मौका मिल गया। इसके बाद मर्करी और जुडस के बीच जमकर मारपीट शुरू हो जाती है। इस भगदड़ में मैक्स मौका ताड़कर अंदर भागता है, बीबी और मैरी को पकड़कर, और पिछले दरवाजे से वो तीनों निकल भागते हैं। मैक्स गाड़ी में बैठ जाता है, मगर तभी मैरी जिसके हाथ में बंदूक थी उसे अलीना की तरफ तान देती है। मारने ही वाली होती है कि बंदूक खाली, अरे दरअसल उसमें गोली थी ही नहीं। और फिर क्या था, अलीना ने गुस्से में मैरी की ऐसी धुनाई की कि पूछो मत। मैक्स को बीच में आकर रोकना पड़ा। तीनों कार में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में मैक्स अलीना से बोलता है, सुन, अब मुझे यकीन हो गया कि ये सोफी नहीं उसकी बेटी है, इसका कोई कसूर नहीं, हम इसकी उम्र नहीं ले सकते, ये गलत है। मगर अलीना भाई, अब वो पुरानी अलीना नहीं रही, उसकी आंखों में बस एक ही चीज है, बदला। वो चीख कर बोलती है, तो क्या हुआ? उसकी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो मैं उसकी बेटी से वसूलूंगी। अलीना मैक्स को गाड़ी से नीचे धकेल देती है। मैरी को लेकर अकेली चली जाती है सीधा उस सीक्रेट जगह पर जहां उसने पहले से ही अपने डॉक्टर को बुला रखा था। वहां पहुंचकर मैरी को अंदर लेकर जाया जाता है। उसकी जवानी के साल निकालकर अलीना के शरीर में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। काम हो जाने के बाद मैरी को उसकी मां तक पहुंचा दिया जाता है। और दोस्तों यहां पर गेम एक बार फिर पलट जाता है। सोफी जिंदा है, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, गोलियां छुई ही नहीं उसको, मगर अब मैरी के शरीर में खौफनाक बदलाव शुरू हो जाता है। उसका डीएनए किसी से मैच नहीं कर रहा, मतलब कोई उसे अपनी जवानी दे ही नहीं सकता। दिन ब दिन उसका शरीर बूढ़ा होता जाता है। जो हाल अलीना का हुआ था ठीक वही हाल अब मैरी का हो जाता है। एक बेकसूर लड़की अपनी मां के गुनाहों की सजा भुगत रही है और इधर अलीना जवान हो चुकी है, प्रेग्नेंट भी है। मगर सबसे तकलीफदेह बात यह है कि वो तो मैक्स को छोड़ चुकी है, किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। वो इंसान जिसने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया, उसे खाली हाथ छोड़ दिया गया। दोस्तों कहानी यहीं खत्म हो जाती है, मगर फिल्म का आखिरी फ्रेम बताता है कि एडमम का बड़ा लश्कर एवन कंपनी की तरफ बढ़ रहा है तबाही मचाने के लिए। अब आगे इस मूवी का पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा तो उसमें क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो भाइयों ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर मजा आया तो उस लाइक का बटन को जोर से दबाओ, दोस्तों शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। अगली कहानी और भी तगड़ी होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।